बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए तो बदलते ज़ाविये और उतार चढ़ाव मुसलसल जारी है। वही पीडीएम जो इससे पहले इमरान खान का तख्ता जो गिराने के लिए मुसलसल जदोजहद करती रही। पहले तो उसके शराजे बिखरे, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा गवर्नमेंट से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अब पहले जवेद लतीफ़ के बयानात हम सुन रहे थे, मुसलसल वो बात कर रहे थे कि इलेक्शन चोरी किया गया है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं झूठ नहीं बोलता। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये तस्लीम किया कि मैंडेट इमरान खान को दिया गया। मज़हर बरलास साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, ये जो बदलते ज़ाविये हैं, बदलते बयानात हैं, क्या कोई दरार पड़ गई है एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा सेटअप के दरमियान? क्या वजूहात हैं कि बयानात ही बदल रहे हैं? नहीं राना साहब, इसमें दो, आपका जो सवाल है ना, इसमें दो जाविये हैं। एक तो स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो दीवार है या जो इख्तलाफ है वो है। दूसरा इख्तलाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर है। अब अगर हम पहले बात कर लें मुस्लिम लीग नून के अंदर की, तो उसमें जावेद लतीफ साहब आपके सामने बातें करते रहे। अब राना सनाउल्लाह साहब भी बातें करना शुरू हो गए हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब भी बातें करेंगे, ख्वाजा साद रफीक साहब भी करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि इलेक्शन के लिए जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जब उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, तो ये राना सनाउल्लाह साहब को और जावेद लतीफ साहब को पता है कि कौन लोग थे जो लिस्ट लेकर गए, और वो लिस्ट मरियम नवाज ने टिक की बकौल शख्स से। तो उसमें उन्होंने कहा, उन लोगों ने पूछा कि आप बताइए, रिजल्ट तो अजीबोगरीब आ गया है, तो कौन से लोग आपके जरूरी हैं जो जितवाने हैं, तो जो गैर जरूरी है वो भी बता दें। तो वो जो टिक करते वक्त, हो सकता है इन चार नामों पे टिक ना हुआ हो, उसमें राना सनाउल्लाह का नाम भी शामिल था, उसमें जावेद लतीफ का नाम भी, उसमें ख्वाजा साद रफीक और खुर्रम दस्तगीर का नाम भी शामिल था। तो टिक करने वालों ने वो नाम टिक नहीं किया होगा। अलबत्ता वो हमारे जो जराए हैं वो मुबीना तौर पर वो यही बताते हैं कि ये रायमंड से नाम टिक हुए थे। वो अब उनको उन्हीं में से कुछ ने बता दिया बंदों ने। जब उन्होंने कहा कि मसलन जावेद लतीफ ने जब कहा होगा कि यार राना तनवीर साहब को आपने जितवा दिया, तो मुझे क्यों नहीं जितवाया, वो साथ वाले हल्के के हैं। तो उन्होंने कहा जी आपके बंदों ने आपका नाम नहीं टेक किया, हमने क्या करना था। तो ये अब उनको समझ आ गई है। वो जो बेचारे बड़े मुस्लिम लीग नून की हिमायत में हमदर्दी में उछल उछल के बयान देते थे, अब आप देखिए एक और आदमी है, यहाँ इनके साथ ही हाथ नहीं हुआ, और कर्नल हाशिम डोगर है, उसके साथ भी हाथ हुआ। वो आईपीपी में था, उसको किसी ने कहा था कि आपको वजीर दाखिला बनाएंगे। तो जब इस लेवल पे कहा जाए कि आपको वजीर दाखिला बनाएंगे, और फिर वो बेचारा जीत भी ना सका। इसी तरह फैसल साले याद को किसी ने कहा था कि आप मुस्लिम लीग नून में चले जाएं, आपको वजीर आला पंजाब बनाएंगे। तो उन्होंने कहा जी फिर मुझे तो शामिल करें कोई, अब यहाँ आके। तो फिर आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह दोनों साहबान शाह जीवना गए, फैसल साले याद को मुस्लिम लीग नून में शामिल किया, लेकिन फिर उन्होंने वजीर आला क्या बनना था, वो तो बेचारे अपनी सीट भी ना जीत सके। तो इस इलेक्शन में राना साहब पता नहीं किस किस के साथ हाथ हुआ है और किस किस ने किया है। अच्छा, थोड़ा-सा तो वाज़ेह कर दें। ये 2 धड़े जो आप बात कर रहे हैं, टिक लगी है, नहीं लगी, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ के करीबी साथी थे, उन पर क्रॉस लग गया और शहबाज शरीफ के करीबी साथी इन हो गए, तो नून से शीन वाली जो बातें थी, उसमें तो फिर हकीकत सामने वाज़ेह होती नज़र आ रही है। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा आसिफ जो है वो किसके करीब है। ख्वाजा आसिफ मियाँ नवाज शरीफ के क्लास फेलो है और मियाँ नवाज शरीफ के बंदे हैं। खुर्रम दस्तगीर जो है वो नवाज शरीफ के बंदे हैं। हुँ। और हाँ, अलबत्ता जावेद लतीफ का आप कह सकते हैं, मगर यहाँ बात अजीबो गरीब है कि टिक करने वाली शख्सियत मियाँ नवाज शरीफ के
ग्रुप की थी, उनकी बेटी थी या कोई भी था, तो जिन्होंने टिक किया अब उन्होंने इनके नाम नहीं दिए। इसके पीछे क्या तो कहानी? यहाँ, हाँ जी, इसके पीछे क्या कहानी है? टिक जो की जी है, जरा। बाजी की है, जो बाजे कह देते हैं मिसाल के तौर पर, तो क्या वजह है इनको बाहर रखने की गेम से? क्या वजह हो सकती? मेरा ख्याल है, हाँ हाँ, ये नहीं नहीं, ये बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सवाल में से जबरदस्त सवाल निकालते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है कि आखिर इसके पीछे क्या था। जाहिर है उनके करीबी आदमी थे। पीछे ये था कि देखिए, इन लोगों ने, मियां जावेद लतीफ ने, खुर्रम दस्तगीर ने, राना सनाउल्लाह ने और ख्वाजा साद रफीक ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट माजी में ऐसा दिया था जो एस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरा था। इसलिए उनकी पार्टी ने ही परहेज किया कि हम एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहते, लिहाजा हम इन बंदों को इन ही ना करें। तो उन्होंने इन बंदों से गुरेज किया। अब आप कहेंगे कि खुर्रम दस्तगीर से कैसे, उन्होंने तो बयान नहीं दिया। अब खुर्रम दस्तगीर ने वो जलसा करवाया था गुजरांवाला में जहां मियां नवाज शरीफ ने दो जर्नैलों के नाम लेकर कहा था कि आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। और उसी जलसे में नारे लगे थे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। तो लिहाजा खुर्रम दस्तगीर उसका शिकार हो गए। ख्वाजा साद रफीक ने पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। जावेद लतीफ का किस्सा भी आपको पता है। और राना सनाउल्लाह साहब को तो जाहिर एस्टेब्लिशमेंट ने रोकना था, वजीर दाखिला कोई और भी लाना था ना, तो वो भी इसका शिकार हो गए। अब आपका जो अगला सवाल है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मामलात खराब हैं, बिल्कुल खराब हैं। एक एक अफसर पे लड़ाई हो रही है। आपको पता है कि सैयद अली नासर रिजवी को जब आईजी बनाया गया इस्लामाबाद का, तो मरियम नवाज ने उसे रिलीव करने से इनकार कर दिया और कहा कि पंजाब का अफसर जो है, मैंने मेरी मर्जी के बगैर कैसे रिलीव हो, कैसे आईजी लग गया, कैसे रिलीव हो गया। अब इसी तरह जो पंजाब का आईजी है वो बिलाल सदीक का म्याना तो लगा नहीं, वो सीसी पे लाहौर ही है। और डॉक्टर उस्मान भी इधर उधर नहीं हुए, तो उन दोनों में भी इख्तलाफ चल रहा है और जिसकी पता नहीं वजह से जराइम और बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में जराइम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इख्तलाफात हैं। अब ये है कि पीपल्स पार्टी और वजीर दाखिला और एस्टेब्लिशमेंट वो एक कागज पे है, एक सफे पे है। सही है। और वो कोशिश कर रहे हैं पीटीआई भी उस सफे पे आ जाए। अब मुस्लिम लीग नून उस सफे से गायब हो गई है। पीपल्स पार्टी, वजीर दाखिला और एस्टेब्लिशमेंट एक सफे पर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई उस सफे पे आ जाए और नून लीग उस सफे से गायब हो गई है। अब उसमें देखिए कई वजूहात हैं। जैसे मियां शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी या नवाज शरीफ की के किसी और को चेयरमैन पीसीबी लगाया जाए। तो मियां शहबाज शरीफ ने जब कहा कि अब आप वजीर दाखिला बन गए हैं तो आप ऐसा करें कि वो लाहौर में है पीसीबी, तो बड़ा मुश्किल होगा, तो आप इस्तीफा दे दें या एक ओहदा रखें अपने पास। तो उन्होंने फिर अपने किसी बड़े को बताया होगा, वो बुजुर्गों को बताते हैं ना लोग, तो उन्होंने किसी बुजुर्ग को बताया पिंडी में। तो उन्होंने शहबाज शरीफ की क्लास ली रात को, फोन बजरिया फोन, कि आप कौन होते हैं भाई ये बातें करने वाले। तो वो चेयरमैन पीसीबी भी रहेगा, वो वजीर दाखिला भी होगा, आप उसको जितवाने का बंदोबस्त करें बस। हाँ, वो सेनेटर आजाद बनेगा
आप लोगों ने वोट इधर उधर नहीं देना। तो ये तो देखिए, इन सब हमारी सियासी जमातों ने एक सियासी शख्सियत को या एक पार्टी को ठिकाने लगाते लगाते खुद ये ठिकाने लग गए हैं। यानी इनकी ये औकात है कि अब ये चेयरमैन सीडीए भी अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते, अब ये कोई कमिश्नर अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते, कोई डीसी अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते। और राणा साहब 1.5 साल जो इन्होंने जुल्म कराया एक सियासी पार्टी पर, उसके कारकुनों पर, वो आपके इल्म में है। लोगों के घर तोड़ दिए गए, लोगों के घरों पे छापे, बच्चे अगवा, औरतें अगवा, नौजवान उठा लिए गए, यानी जुल्म की इंतहा कराई गई इन्हीं दोनों जमातों ने, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग। और खास तौर पर नून लीग में इसलिए कहूंगा कि ये जुल्म सिंध में कम हुए। सिंध में पीपल्स पार्टी थी, लेकिन यहां ये जुल्म ज्यादा हुए पंजाब में और इस्लामाबाद में। पंजाब में इसलिए ज्यादा हुए, पंजाब होम ग्राउंड है नून लीग का बकौल उनके। तो यहाँ पे जो लोगों के साथ जुल्म सितम हुआ, उसका रिएक्शन आया 8 फरवरी को। लोगों ने अपनी राय का इजहार कर दिया। अब 8 फरवरी के इलेक्शन को रोन दिया गया, 9 फरवरी को तस्लीम ही नहीं किया गया। अब लोगों के पास क्या रास्ता है? लोग यहां से नफरत के परचम लेकर निकलेंगे। आप ईद के बाद देख लीजिएगा कि एक बहुत बड़ी तहरीक चलने वाली है ईद के बाद, और वो तहरीक इनको बहाकर ले जाएगी। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात है। मसलन पाकिस्तान में 80% लोग वो हैं जिनकी इनकम 20,000 से कम है। अब जब जिनकी इनकम 20,000 से कम है, तो आप मुझे बताइए वो बिल कैसे देंगे? वो बिजली का बिल कैसे देंगे? गैस का बिल कैसे देंगे? बच्चों की फीसें कैसे देंगे? खाना कहां से खाएंगे? 80% का मतलब है 20 करोड़। तो जिस मुल्क में 20 करोड़ लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हों या कर दिए जाएं, वो बेचारे क्या करेंगे? वो 20 करोड़ भी खुदकुशी नहीं कर सकते। खुदकुशी कोई 2-4 अफराद या 200-400 अफराद ही करेंगे। 20 करोड़ गले पड़ेंगे। ये जो इमरान खान साहब ने बात की थी ना श्रीलंका वाली, मुझे तो श्रीलंका से ज्यादा सख्त बातें नजर आ रही है। मुझे तो इनकलाब फ्रांस याद आ रहा है। इसलिए कि यहाँ 20 करोड़ अफराद हैं, वो जिनकी इनकम 20,000 से कम है। अब अगले 3 करोड़ वो हैं जो मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, मेरे आप जैसे सफेद पोश। 20 करोड़ तो वो है जिनका गुजारा ही नहीं हो रहा, और 3 करोड़ वो जो मुश्किल सफेद पोशी से अपना भरम रख के गुजारा कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि वो जो 50 लाख या 1 करोड़ बंदा है, ये 23 करोड़ अफराद उसको छोड़ेंगे? बल्कि 23.5 करोड़। मैं 23.5 इसलिए कह रहा हूं कि ये सेक्रेटरी पावर है अभी भी राशिद लंगड़ियाल साहब, मेरे क्लासमेट है, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा आपको पता है इस मुल्क में सिर्फ 40 लाख अफराद एसी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। मैंने कहा मुझे मेरे लिए खुद राणा साहब ये शॉकिंग न्यूज थी। मैंने कहा अच्छा। कहते मैं आपको सेक्रेटरी पावर होके बता रहा हूँ कि 40 लाख इस्तेमाल करते हैं एसी, बाकी लोग एसी इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि 23.5 करोड़ अफराद जो हैं वो बेचारे गर्मी में पड़े रहते हैं। उसने कहा यस। उसने कहा आप वो जो देहातों में बसती है आबादी 70%, उसको आप कहाँ लेकर जाएंगे? और जो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर्स को छोड़ के बाकी गरीबों की बस्तियां हैं, वहां किधर एसी चलते हैं? वो तो पंखे चलाते हैं, एसी तो नहीं है ना। तो मेरे लिए ये बड़ी एक हैरानकुन खबर थी। तो अब आप देखें जब ये सूरत हाल हो तो इसका मतलब है कि आपका मुल्क जो है वो एक इनकलाब के किनारे पर है। ठीक है। अच्छा, अब वो इनकलाब दे रहे हैं। साहब इनकलाब की तरफ तो जा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे मसला असल है जमहूरियत और इंसाफ का बोलबाला। मोहसिन नकवी, अनवारुल्लाह काकड़ या फैसल वावड़ा जैसे लोगों का इक़्तिदार में आ जाना, तो क्या ये जमहूरियत की हार नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जमहूरियत की हार है, इसलिए कि ये दो पार्टियां ये सेनेटर लेकर आई, ये दोनों जमहूरियत की हार पे तो बनी थी। भुट्टो साहब की पार्टी भी, भुट्टो किस तरह आए थे इक़्तिदार में, मार्शल में आए। ये तो सिंध लॉ कॉलेज में पढ़ाते थे भुट्टो साहब, तो इनको नाहिद सिकंदर जो थी उसकी रिश्तेदारी थी नुसरत भुट्टो से, तो सिकंदर मिर्जा साहब, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, इसको ले आए इक़्तिदार में, वजीर सनत बना दिया। फिर उसके बाद अयूब खान का दौर आया तो उन्होंने वजीर खारजा बना दिया और उनको डैडी कहना शुरू कर दिया। तो इनकी तो पैदाइश ही फौज की उसमें हुई, गमले में। अच्छा, फिर उन्होंने 70 में जमहूरियत का कत्ल किया। कैसे कत्ल किया? अच्छा, फिर भुट्टो साहब की एक और बात रह गई, वो भी शामिल कर लें कि वो मोहतरमा फातिमा जना के बारे में क्या इरशादात फरमाते थे कि बस मैं यहां तक कि एक ही जुमला कह दूंगा, आगे नहीं कहता। वो इसको पागल बुढ़िया कहते थे फातिमा जना को, तो जो मादरे मिल्लत की इतनी गुस्ताखी किया करते थे। अब भुट्टो साहब जमहूरियत का कत्ल उन्होंने कैसे किया कि शेख मुजीबुर रहमान जीत चुके थे। जमहूरियत का तकाजा था कि शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बना देते, ये जमहूरियत का तकाजा था। उनकी 162 सीटें थी, भुट्टो की तो 81 सीटें थी, और भुट्टो की बलूचिस्तान से कोई सीट नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा से एक सीट थी सिर्फ, ये मर्दान से अब खान अब्दुल खालिक खान जीते थे, बाकी पंजाब और सिंध की थी। अब जमहूरियत के हसीन तकाजों के मुताबिक ये था कि शेख मुजीबुर रहमान वजीर आजम बन जाते, लेकिन भुट्टो साहब तो यहिया खान के साथ बैठ गए और कोर कमांडरों के हिसार में बैठे हुए थे और मुल्क छूट रहा था। भुट्टो साहब को एहसास ही नहीं था, बल्कि भुट्टो धमकियां लगाता था कि जो ढाका गया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, जिसने ये किया वो किया। तो ये जमहूरियत का कातिल तो भुट्टो हो गया पहला। अब उसने दूसरा कत्ल जो किया वो पाकिस्तानी मुईशत का किया, जो नेशनलाइज कर किया। आपको याद होगा, आप छोटे हैं, लाहौर में ये जो बादामी बाग है, यहाँ पे वो बटाला वालों की इंजीनियरिंग कंपनी थी, सीएम लतीफ की। तो बटाला वालों की जो कंपनी थी, आप आज अगर वो होती, उस वक्त भी ये टाटा बिरला उसके पीछे थे, कहीं पीछे थे। ये जो इंडियन कंपनी है ना टाटा बिरला, बड़ी मशहूर, तो टाटा बिरला उससे पीछे थी। 1956 में मर्सिडीज वाले यहाँ प्लांट लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा हमें हैरत हुई है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसी कंपनी भी है, लेकिन वो ऐसी वैसी कंपनियों को बर्बाद कर दिया उन्होंने। कब किया बर्बाद? 70 के बाद भुट्टो साहब ने नेशनलाइज करके। अब जो नेशनलाइज किया तो जो सरकारी इदारे थे उनमें भी उन्होंने यूनियंस बनवा दी। अब राणा साहब, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप किसी दिन प्रोग्राम करें कि जिस जिस अदारे में यूनियन बनी, वो रेलवे था वो तबाह हो गया, वो वापडा था वो तबाह हो गया, वो पीआईए था वो तबाह हो गया। यानी जिस जिस अदारे में यूनियन बनी, वो जीटीएस की बसें थी, कहीं पर भी जहां भी यूनियन बनी वो अदारा तबाह हो गया। तो भुट्टो साहब ने जमहूरियत भी कत्ल की, मुईशत भी कत्ल की। अब आ जाए नवाज शरीफ की तरफ। नवाज शरीफ साहब को सियासत का थोड़ा बहुत ठर्क था, शौक था। ग्वाल मंडी से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, बल्दियाती काउंसलर का, 9 वोट मिले थे इनको। तो 77 में ये नवाज शरीफ
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तारक वहीद भट्ट कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे, उनके चीफ पोलिंग एजेंट नवाज शरीफ थे 77 में। हाँ, उनसे पूछ लेना। उसके बाद जब ज़िया-उल हक आ गए तो पहल मियां नवाज शरीफ को यानी इनके वालिद ढूंढते थे सिफारिशें, तो इनको पता चला लाहौर में कैवली ग्राउंड में एक जनरल साहब हैं सैयद साहब, उनके पास आते हैं जनरल जिलानी। इन्होंने उधर आना जाना शुरू किया, वहां से ताल्लुक बनाया। वो जिलानी साहब का कोई घर बन रहा था, उधर सरिया सीमेंट पता नहीं क्या कुछ पहुंचा दिया। खैर ताल्लुक वास्ता बना, जनरल जिलानी से कहा। उन्होंने सबसे पहले इनको स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन लगाया नवाज शरीफ साहब को। ये वजीर खजाना नहीं बने सबसे पहले, ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन बने। अब उसके बाद वो मियां शरीफ साहब ने कहा जी मुंडे दा को थोड़ा जा बधाओ कर दो, तो उन्होंने मशीर बना दिया स्पोर्ट्स का। अब फिर इनकी राह और रस्म ज़िया-उल हक से भी बनती गई। फिर इन्होंने कहा जी और ऊपर करे, तो फिर वजीर खजाना बना दिया पंजाब का 81 में। हालांकि जब शुरू में गवर्नर हाउस में गए तो आपके नाम में से थोड़ा सा नाम उनका मिलता है, जाहिद सरफराज। ये पाकिस्तान के वजीर दाखिला रहे हैं। तो जाहिद सरफराज कहते हैं कि मैं और जनरल जिलानी सुबह सुबह एक जगह गवर्नर हाउस में कोने में बैठे थे, तो उन्होंने एक लड़के को बुलाया, उन्होंने कहा नवाज वो चाय लेके आ 2 कप। ये जाहिद सरफराज का कहते हैं, ठीक है। तो वो कहने लगे ये चाय लेकर आया, और वो आपको कुल्ले वाली बात भी मौजूद होगी कि वो वेटर का कुल्ला ही इसके सर पे रख दिया था नवाज शरीफ के। तो ये तारीख का हिस्सा है। फिर ये 81 में बन गए वजीर खजाना। फिर ये इतने पसंद आए कि 85 की जो असेंबली आई, जो गैर जमाती इलेक्शन कराए अगेन जमहूरियत के खिलाफ, क्योंकि आपका सवाल जमहूरियत है ना। जमहूरियत की लाश पे इक्तदार की दुकान सजाई नवाज शरीफ ने। चूंकि जमहूरियत तो कत्ल हो गई थी, ज़िया-उल हक का मार्शल आ गया था, लोगों पे कोड़े बरस रहे थे, कई लोग कैद में थे, किले में थे, और उनके ये करीबी साथी ये परवेज रशीद वगैरह तो पीपल्स पार्टी में थे ना। तो मियां साहब ने जमहूरियत की लाश पे अपनी दुकान चमकाई सियासत की। 1985 में जब गैर जमाती इलेक्शन हुआ, तो अब आप देखें कि कितने बंदे थे अहम, उनको छोड़ दिया गया। हसन महमूद, मखदूम हसन महमूद को छोड़ा गया, महमूद अहमद महमूद के वालिद को, मलक अल्लाह यार खुंडा को, अटक वाले को छोड़ दिया गया। ये मजबूत लोग थे। और मियां नवाज शरीफ को वजीर आला बना दिया गया। और आप जानते हैं ये इनकी तारीख पैदाइश भी 25 दिसंबर नहीं है, ये जुलाई में कहीं पैदा हुए मियां नवाज शरीफ। ये तो बाद में इन्होंने नाम में भी तब्दीली की, तारीख पैदाइश में भी तब्दीली की। इसलिए आपसे मुस्लिम लीग नून के लोग नाला रहते हैं, आपको सारी तारीख का पता है। अब ये है कि आप 88 में देखें, 85 में ये वजीर आला बन गए, अब 88 में ये निगरान वजीर आला भी थे मियां नवाज शरीफ, और इलेक्शन भी लड़ रहे थे। इससे बड़ा जमहूरियत के साथ मजाक क्या हो सकता था पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि एक बंदा निगरान वजीर आला भी है और इलेक्शन भी लड़ रहा है। कभी और अब इतना आपने जबरदस्त इसको जस्टिफाई किया, कभी जमहूरियत रही भी है पाकिस्तान? कभी 74 साल दौर इसीलिए नहीं रही ना कि जमहूरियत के नाम पे एस्टेब्लिशमेंट को किरदार मिलते रहे। कभी भुट्टो मिल गया, कभी नवाज शरीफ मिल गया। अब जब इनसे अब अगले मरहले पर आ जाए,
इस सदी में जी ये सी 2-4 साल पहले। अब जब एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि ये दोनों तो इकट्ठे हो गए हैं मिसाके जमहूरियत के तहत, और उन्होंने ज़ाहिर है कुछ किरदार खत्म करने होते हैं, खत्म किए, और उनको लगा कि यार लोग इनसे फेड अप भी हो गए हैं तो नया किरदार देखें। उन्होंने देखा कि ये पॉपुलर हो रहा था एक लीडर इमरान खान। अब इमरान खान को काबू कैसे किया जाए, ये फलसफा ये था एस्टेब्लिशमेंट के सामने कि इमरान खान को काबू कैसे किया जाए। अब जब काबू करने का, इमरान खान तो 2013 का इलेक्शन जीत चुका था, उसको वो इलेक्शन हरवाया गया 2013 का। मैं फिर से कह रहा हूं 2013 का इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने हराया इमरान खान को, और 2018 में उसका बंदोबस्त किया। कैसे बंदोबस्त किया कि उन्होंने अपने बंदे भेज दिए धड़ाधड़। वो जो इलेक्टिबल्स होते हैं वो उन्हीं के तो बंदे होते हैं ना, उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं। उन्हीं के इशारों 20 बंदे इधर हो गए, उनके इशारों पे कभी 25 हो गए, कभी 30 हो गए। वो उन्होंने इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ होकर उनका बंदोबस्त किया और उन्हें इलेक्टिबल्स दिए और तासर दिया कि हम भी आपके साथ हैं। हालांकि 2018 के इलेक्शन में सेंट्रल पंजाब से 20 से 25 सीटें छीनी गई इमरान खान से, उनके बंदों को हरवाया गया। ये तो कहते हैं ना 2018 में इमरान खान को जितवाया गया। सेंट्रल पंजाब से इमरान खान को सीटें हरवाई गई 20 से 25 सीटें, ताकि आउट ऑफ बैलेंस ना काम हो। चूंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट किसी को बहुत खोल खेलने नहीं देती, ठीक है। वो इमरान खान से तो वैसे ही वो खाइफ थे कि ये बहुत जिद्दी आदमी है, अड़ जाता है। वो तो नवाज शरीफ जैसे बंदे को, जब आपको पता है कि 2 तिहाई अक्सरियत दी थी 97 में, वो अमीर अल मोमिनीन बनने की कोशिश शुरू कर दी थी उसने, और फिर जनरल मुशर्रफ को आना पड़ा। तो लेकिन इमरान खान ने काम किया, इमरान खान इख्तिदार में आके अड़ गया। यानी उस पर प्रेशर था, जनरल बाजवा का प्रेशर था, इसराइल को तस्लीम करो, उसने नहीं किया। हो सकता है उसकी ये बातें इनको बड़ी बुरी लगी हों, लेकिन उससे उसने मुसलमानों के दिल जीते। उसने यूएन में जाके जो सरकार मदीना के बारे में खिताब किया और कहा कि हमारे दिलों को तकलीफ होती है। आपको याद है कि किन को तकलीफ हुई होगी कि उन्होंने जहाज ही वापस ले लिया आते वक्त। अब ये तो नहीं हो सकता राना साहब, आप मुझे गाड़ी दें या मैं आपको गाड़ी दूं कि जाएं जी इस्लामाबाद जाएं, और वहीं से हम एक दूसरे से गाड़ी ले लें कि राना साहब अब आप इस गाड़ी में नहीं आ सकते, आपने तकरीर क्यों ऐसी कर दी है। ठीक है, तो ये वो जहाज वापस लेने वाला किस्सा आपके सामने है सारा। हाँ जी। वो इस्लामिक फोबिया डे। अब देखिए फलस्तीन में इस वक्त बड़ी बुरी हालत है, हम मुसलमान हैं और हमें नदामत है, लेकिन मुसलमानों के गुलाम हुक्मरान चुप हैं, आपके हुक्मरान भी चुप हैं। लेकिन इनकी जगह अगर इमरान खान होता तो वो तो चुप नहीं करता था, वो तो अभी भी जेल से ये कह रहा है कि भाई ये जुल्म है। अब ये हुआ एक सिर्फ बात, खान साहब ने मुझे खुद बात बताई, कहने लगे मैं समझता था कि एस्टेब्लिशमेंट के जो किरदार हैं मुख्तलिफ, यार ये दयानतदार हैं, ये ईमानदार लोग हैं, लेकिन मुझे वजीर आजम बन के पता चला कि ये तो दयानतदार नहीं है, ये तो और खेल खेलते हैं। तो ये खिलाफ की वजूहत थी। उसने वो जो बात की थी कि मुझे निकालोगे तो मैं और खतरनाक हूंगा, वो उसने 8 फरवरी को साबित किया। अब आप देखिए 8 फरवरी को जमहूरियत जीत गई और 9 फरवरी को फिर
जमहूरियत की लाश पे इक़्तिदार सजाया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। लेकिन ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान में पहली दफा लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान में पहली दफा लोगों ने समझ नहीं आने दी इनको कि उन्होंने करना क्या है। एक पार्टी को 800 हिस्सों में तकसीम किया गया था, उसके वर्कर्स पे जिंदगी तंग थी, उसके कैंडिडेट्स पे जिंदगी तंग थी, और उन्होंने क्या किया कि मुफ्त इलेक्शन लड़ा, समझ ले, कोई कैंपेन का खर्चा नहीं, कोई कुछ उम्मीदवार गए नहीं राना साहब, यानी गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं लगा और बंदे जेल में बैठे जीत गए। तो ऐसा इलेक्शन इससे पहले नहीं हुआ था। अब ये पैगाम क्या गया कि हमने, हमारे पास जो जरिया था वोट का, उसके जरिए मंजर बदल दिया है, लेकिन ताकतवरों ने वो मंजर तस्लीम नहीं किया। अब लोगों के पास दूसरा रास्ता क्या है? अब वोट से अगला मरहला है। अब लोग सड़कों पे निकलेंगे, वो अब सड़कों पे अपना आप मनवाएंगे कि आपने हमारा वोट नहीं माना, अब हमारा वजूद हमारा अपना आप मनवाएगा। साहब, प्रोग्राम के आखिर में हम थोड़ी सी बात करेंगे जमात इस्लामी का। अब नए अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब मुंतखब हो चुके हैं। क्या जमात इस्लामी अब अग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है? जमात इस्लामी का आने वाली जो सियासत है उसमें क्या किरदार होगा? राना साहब, ये चंद रोज पहले मुझे इनके जो कैसर शरीफ साहब हैं वो किसी जगह पे मिल गए, तो मैंने बंदों की मौजूदगी में ये कहा, मैंने कहा अगर जमात इस्लामी मुनाफिकाना पॉलिसियां छोड़ दे और अपना रुख तय कर ले किसी एक तरफ, तो बड़ी जमात के तौर पर सामने आ जाएगी। मैंने कहा देखिए, अब आपके सामने रास्ता है कि आप उस वक्त, चूंकि सिराजुल हक थे इनके अमीर, हाफिज नईम तो अभी कल ही बने, मैंने कहा अभी आपके सिराजुल हक साहब के पास रास्ता है कि वो प्रोफेसर गुलाम आजम बनना चाहते हैं मशरकी पाकिस्तान वाले, या कोई कुछ और बनना चाहते हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ पहले भी धोखा हुआ था, 50 साल पहले भी, और फिर धोखा हो रहा है, और आप लोग अपनी लाइन क्लियर क्यों नहीं करते? कहता जी कैसे? मैंने कहा देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने ये कहा कि यार ये जमात इस्लामी की मुझे समझ नहीं आती। मैंने कहा जी वो कैसे? कहने लगे उधर खैबर पख्तूनख्वा से मेरे वोटों से सेनेटर बन गया सिराजुल हक, और अब आजाद कश्मीर में इलेक्शन है तो नून लीग के साथ जाके बैठ गया है। तो मैंने कहा जी आप लोगों को पॉलिसी तो क्लियर करें, लेकिन ये हाफिज नईम जो है ना, इनसे मुझे लगता है कि ये चूंकि उस मिजाज के शायद नहीं है जिस मिजाज के इनके पुराने 2-3 अमीर गुजरे हैं। हाफिज नईम साहब क्योंकि कराची में लड़ते रहे हैं पीपल्स पार्टी से भी और MQM से भी, तो मुझे लगता है कि हाफिज साहब के आने के बाद जमात इस्लामी की पॉलिसी में तब्दीली आएगी, और हाफिज साहब शायद उसका शिकार ना हो जो आधा तीतर आधा बटेर है। तो मेरा आपके प्रोग्राम के जरिए हाफिज साहब को तजवीज भी है कि हाफिज साहब, वाजिया पॉलिसी होनी चाहिए, आप वाजिया पॉलिसी इख्तियार करें। इसी तरह ये जो हमारी तहरीक लबैक है, इसको भी चाहिए कि आप एक तरफ लग जाए, चूंकि अब पाकिस्तानी लोग तय करेंगे कि ये हमारे साथ है या हमें लूटने वालों के साथ है। तो अब आप लोगों के साथी बन जाए बजाय लोगों को लूटने वालों के, क्योंकि लोगों ने नहीं छोड़ना। आप श्रीलंका से आगे की सूरत हाल हो गई है। तो लगता है कि आने वाली सियासत में जमात इस्लामी या तहरीक लबैक कुछ अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इस्लामी सियासी जमातों को साइडलाइन लगा दिया जाता है। नहीं, देखिए राणा साहब, ऐसा नहीं है, ये एक मजाज है, मतलब पंजाब का मजाज है, वो ये मजहबी जमातों को वोट कबूल ही नहीं करते। जमात इस्लामी के जितनी मरतबा भी MNAs बने हैं,
वो नून लीग की मदद से बने, नून लीग के साथ इत्तेहाद करके बने। ये पंजाब का मिजाज है, अंदरून सिंध का भी यही मिजाज है। अब ये जो कराची से इनको मजहबी जमातों को, कराची में है कुछ इलाके जहां मजहबी जमातें जीतती हैं, जैसे ये खारादर वगैरह है, इनके इलाके जो है ना, वहां से ये जीतते हैं। लेकिन बड़ा सूबा जो है 12 करोड़ का, वो मजहबी जमातों को कबूल नहीं करता। अब आपने चूंकि फरमाया है कि इनका हिस्सा नहीं होगा, इनका हिस्सा ये छोटे पे इत्तफा कर ले, ये या तो लोगों को लूटने वालों के साथ लग जाए और आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के हाथ पे बैत कर ले, या लोगों के हकूक का जो मुहाफिज है मिस्टर इमरान खान, उसके हाथ पे बैत कर ले। मेरा मशवरा ये होगा कि ये लोगों के हकूक का जो मुहाफिज है उसके साथ चले, वो इनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी दे देगा, और इनके भी फायदे में ये है कि ये लोगों के लिए निकलेंगे, स्ट्रीट पावर इनके पास है, निकले लोगों के लिए। अब देखिए मौलाना फजल रहमान बड़े सियाना बंदा है, जीरक है, उसने लूट मार भी की होगी, इनका साथी भी बना रहा, अब वो कश्ती कैसे बदल गया, अब वो नहीं इनके साथ चलता, चूंकि उसको लोगों के मूड और मिजाज का पता चल गया है। लोग अवामी मूड के साथ चलना चाहिए। अब ये जो हमारी जमातें अवामी मूड के साथ नहीं चलती, ये खराब होती है। जो अवाम का मिजाज है उसके साथ चलना चाहिए। ठीक है, बेहद शुक्रिया मजहर बरला साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। जिस तरह से मजहर साहब ने तमाम सियासी जमातों की मौजूदा सिचुएशन पे गुफ्तगू फरमाई है, यकीनी तौर पे तमाम सियासी जमातों को इस वक्त आवाम के नैरेटिव को देखना चाहिए, अवामी सोच को देखना चाहिए, अवामी फ़ायदे को देखना चाहिए। अवाम इस वक्त जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, मुआशी है, सियासी है, उसको लेके अवाम काफ़ी करब का इजहार करती रही है, करेगी, और ईद के बाद जिस तरह से लावा एक पक चुका है, उसका फटने का वक्त भी बहुत करीब आ चुका हुआ है। अवाम किस हद तक बर्दाश्त करेगी? पेट्रोल की बढ़ती जो कीमतें हैं, एशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतें हैं, अवाम एक हद तक बर्दाश्त कर सकती। इससे पहले इमरान खान की मोस्टली बातें हमने देखा कि सच्चाई से हमकिनार हुई। इमरान खान भी कह चुके कि उसे श्रीलंका जैसे हालात बनते दिखाई देते हैं, लेकिन बरलाल साहब ने जिस तरह से प्रोग्राम में फरमाया कि ये श्रीलंका से भी बदतर हालात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा तो आवाम है, आवाम बाहर निकलेगी तो फिर फैसला साजों को भी दोबारा सोचने पे मजबूर कर देगी। इसी के साथ अपने मेजबान उसामा जाहिद को दीजिए इजाजत। अल्लाह